हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ाकू क्लासेस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छा होगा। और आज की जैसे आपको पता ही है, हम पीवाईक्यू की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मैं करा रहा हूँ विकास। तो उसी पीवाईक्यू के सीरीज में हम आगे का पीवाईक्यू करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे कितना सिलेबस कवर करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए पीवाईक्यू करते हैं। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए पहला जो क्वेश्चन है कि व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम in independent India did the government announce the 3 annual plans called Plan Holiday। तो प्लान हॉलिडे कब अनाउंस किया गया था, यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार कब सरकार ने 3 वर्षीय योजना की घोषणा की, जिन योजनाओं को छुट्टियां कहा गया है। ठीक है, तो प्लान हॉलिडे कब आया था, क्या आया था, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले चलेंगे प्लानिंग कमीशन। जैसे आपको पता है प्लानिंग कमीशन कब बनता है, डेट बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। 1950। ठीक है, 1950 इसका। फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आता है, डेट बताओ। 1950 से लेकर 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1955 तक। ठीक है, इसमें मेन मोटिव, इस मॉडल को क्या कहा जाता है, हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या मेन मोटिव था, तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना यानी डेवलप करना। सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान डेट कब से कब था, 1955 से लेकर 1960 तक। ठीक है, इस मॉडल को महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें मेन मोटिव क्या था, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। ठीक है, अब फिर थर्ड 5 ईयर प्लान कब आता है, थर्ड 5 ईयर प्लान कब आता है, तो 1960 से लेकर 1965 तक। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना था, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन किस में सेल्फ सफिशिएंट, तो फूड के मैटर में, खाने पीने को। ठीक है, और इसी अब जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान वो आता है आपका 1969 से लेकर 1974। अब देखो 65 से लेकर यहाँ पर 69, ये इसी टाइम पीरियड, इसी गैप को हम बोलते हैं प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया 1962 का एक लड़ाई लड़ चुका था, फिर 1965 की लड़ाई लड़ चुका था, हमारे यहाँ फूड क्राइसिस था। इन सब को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप कर देंगे। उसी को हम प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाएगा, तो आपका जो टाइम पीरियड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका टाइम पीरियड, 1967 से 70 नहीं, 1965 से 68 नहीं, 1966 से लेकर 1969, यही आपका टाइम पीरियड था, जिसको बोला जाता है प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस समय हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आपको कमेंट करके बताना है प्राइम मिनिस्टर कौन थे। यानी 1966 से लेकर 69 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और 69 में कुछ हुआ था, क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। कितने बैंकों को किया गया था, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ये सब मैंने बताया प्रीवियस क्लास में, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो आपको बताना है पीएम कौन थे, और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, तो उस समय हमारे पीएम कौन थे ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था तो कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना चीज आपको कंप्लीट याद रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि जैसे मैंने आपको फोर्थ 5 ईयर प्लान बनाया, अब जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है, अब जैसे 6th 5 ईयर प्लान है। ठीक है, अब जैसे 5th 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान। अब इसमें ही आपका एक मोटिव दिया है, गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ। अगर पूछा जाए किस 5 ईयर प्लान में हमारे गरीबी हटाओ की बात की गई थी, तो 5th 5 ईयर प्लान था। 6th 5 ईयर प्लान आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये इसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आसान के साथ आपको याद रखना है कि 7th 8th 5 ईयर प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एलपीजी मॉडल अडॉप्ट, और 8th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, तो 1992 से लेकर 1997 तक। ठीक है,
तो डेट के साथ, टाइम पीरियड के साथ याद रखना है कि 8-5 ईयर प्लान में आपसे अगर पूछा जाए कि एलपीजी मॉडल जो हमने मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हालांकि वो 1991 में ही ले लिया गया था, लेकिन जो उसे मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था वो 8-5 ईयर प्लान में किया गया था, ठीक है। तो 1992 से लेकर 1997 इतना चीज़ आपको याद रखना है। फिर 9th इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th याद रखना है। क्यों 10th याद रखना है? क्योंकि इसमें हमने बताया था कि जो पर कैपिटा इनकम है हम डबल करेंगे, पर कैपिटा इनकम डबल करने के लिए बात की गई थी, डबल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। और साथ ही साथ इसमें टारगेट रखा गया था कि 8% का ग्रोथ करेंगे, बट हम अचीव नहीं कर पाए। फिर 11th 5 ईयर प्लान आया, 11th 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 12th 5 ईयर प्लान आया जो कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसका टाइम पीरियड 2012 से लेकर 2017 था, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि किस 5 ईयर प्लान में नीति आयोग बनाया गया था, किस 5 ईयर प्लान में नीति आयोग बनाया गया था, तो वो था 12th 5 ईयर प्लान। नीति आयोग कब बना था? 2015 1 जनवरी, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप कमेंट में बताओ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, ठीक है, और नीति आयोग के सीईओ कौन है आज की डेट में, ठीक है। ये दोनों चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है। तो कभी भी 5 ईयर प्लान आएगा तो ये सब चीजें मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज। अब देखो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस होता क्या है? तो जीएनपी क्या होता है? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। याद रखना नॉर्मल रेसिडेंट, ये शब्द याद रखना। कभी भी अगर GNN आए यानी नेशनल आए तो याद रखना नॉर्मल रेसिडेंट का काउंट होगा। अगर कभी भी डोमेस्टिक आए तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं, वो फॉरेनर का भी इंक्लूड हो जाता है। तो डोमेस्टिक में फॉरेनर का भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेशनल जब भी बात किया जाएगा तो उसमें हमारा किसका हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। और नॉर्मल रेसिडेंट या तो कंट्री में रह सकते हैं या फिर कंट्री से बाहर रह सकते हैं, उन दोनों का तो बाहर भी रह रहे हैं उनका भी इंक्लूड होगा, विद इन द कंट्री उनका भी इंक्लूड होगा। लेकिन किनका इंक्लूड नहीं होगा? जो हमारे कंट्री में तो रह रहे हैं लेकिन वो इंडियन नहीं, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो जीएनपी बोल रहा है कि एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज, ठीक है। तो जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन की बात नहीं है, क्योंकि याद रखना ग्रॉस नेट जब पूछेगा तब हम डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जीएनपी की ही बात करें तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं है। जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस, हाँ जीडीपी जैसे मैंने बोला नॉर्मल रेसिडेंट, तो जीडीपी आ गया। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जैसे मान लो कि एक इंडिया है, ठीक है, और एक बाहर कोई रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फॉरेनर कमाया और बाहर पैसा भेज दिया अपने घर में, और इंडियन यहाँ से कमाया और फिर ये इंडिया में भेज दिया। तो ये चीज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है कि नेट फैक्टर इनकम, जब नेट की बात करते हैं, नेट मतलब यानी माइनस होगा किसी ना किसी चीज से, तो फ्रॉम से माइनस कर देंगे टू में, ठीक है। तो जब हम कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा नेट फैक्टर इनकम। नेट हमेशा आ जाता है माइनस कर, यानी नेट जो होता है वो नेट वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। एक्चुअल हमारे पास कितना पैसा है बाहर से, यानी हमारे इनकम का कितना है, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस मेजर्ड एज ए, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस यानी नॉर्मल रेसिडेंट डोमेस्टिक का, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि नेशनल की बात कर रहा है। डोमेस्टिक की बात करेगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को काउंट नहीं करेंगे, याद रखना। डोमेस्टिक पूछेगा चाहे वो एनडीपी पूछे या फिर आपका जीडीपी पूछे, जहां पे डी आ गया, यानी जब हम ऐसे निकालते हैं याद रखना, एक जीडीपी होता है, एक होता है एनडीपी होता है, ठीक है। तो याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या इसका पूरा नाम है? ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड काउंट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हम विद इन द कंट्री का काउंट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, सबका काउंट करेंगे, ठीक है। इतना चीज याद आ जाएगा। अब दूसरा चीज इसमें क्या है? एक है जीएनपी और एक है आपका एनएनपी, ठीक है। एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एक है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल की बात की जा रही है, यानी जब हम नेशनल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट का ही काउंट करेंगे, चाहे वो इंडिया में कमा रहा हो या फिर इंडिया से बाहर कमा रहा हो, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना। बाकी जो भी अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट में बताइए, वैसे तो जब मैं क्लास लूंगा तो इसे और डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मेंबर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि WTO क्या है, कब आया, कैसे आया, इनके बारे में समझना है। तो WTO के जानने से पहले हम समझेंगे GATT के बारे में, GATT। इसका पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, ये कब बनता है? ये बनता है आपका 1948 में। कब बनता है आपका? 1948 में। ठीक है, इसका मोटिव क्या होता है कि जितने भी कंट्री हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उनके बीच में जो कनेक्टिविटी है या फिर एक तरीके से कोलैबोरेशन है, वो मेंटेन करने का होता है। लेकिन बाद में इसी का नाम बदल दिया जाता है और 1 जनवरी 1995 को एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको WTO के रिगार्डिंग आपको जो याद रखना है, वो याद रखना है आपका कि WTO का जो ठीक है, WTO का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है और या फिर चेयरमैन कौन है, तो आपको ये बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली फीमेल बनी हुई है। और पहली फीमेल तो बनी हुई है, साथ ही साथ पहली फीमेल अफ्रीकन है। तो आपको इनका नाम बताना है, सर्च करके बताइएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO का हेड कौन है या प्रेसिडेंट कौन है, और कहाँ है हेडक्वार्टर? हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? GATT के नाम से। GATT का फॉर्मेशन कब हुआ? 1948। लेकिन आपसे पूछा जाए WTO का फॉर्मेशन कब हुआ, तब आप बताओगे 1 जनवरी 1995। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके रिगार्डिंग? WTO का। तो इट इज द नेगोशिएट ओनली ए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नहीं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। बायलैटरल मतलब सिर्फ कंट्री के बीच में नहीं करता है, ये सबके साथ मिलकर एक कॉमन एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बायलैटरल नहीं होता, कंट्री टू कंट्री और बायलैटरल होता है। लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो उसमें सब सारे कंट्री का कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, एग्रीमेंट होता है। फिर बोल रहा है ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, और सारे कंट्री WTO के मेंबर है? नहीं, ये भी गलत बात है। ठीक है, आई थिंक 164 है इसके मेंबर। ठीक है, 164 ही है, पूरी कंट्री इसके मेंबर नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है कि इंडिया रिड्यूस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू द ऑब्लिगेशन ऑफ WTO। हाँ, ये बात सही है। इंडिया, क्योंकि WTO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है वो सारी कंट्री पे ही होता है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो उस बेसिस पे इंडिया ने क्या कर दिया था? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द न्यू, अब एस्टैब्लिश का मैंने आपको बताया दिया था कि 1995 में बना था। तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट गलत हो गया, बचा हमारा तीसरा स्टेटमेंट, जो कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एट इंडिपेंडेंस विच वाज द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो देखो, सेक्टर कितने तरीके के होते हैं? तो जनरली 5 तरीके के होता है, लेकिन पढ़ना आपको 3 ही है। वो मैं 5 पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको 3 मेन जानना है। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, और एक है सर्विस, जिसे हम टर्सरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं? इसके लिए एक पेज दे देते हैं। प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं? तो जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी में क्या क्या चीजें आती हैं? सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती हैं, जैसे हो गया फैक्ट्रीज। ठीक है, कहीं पे भी कोई कुछ भी चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है वो सारी सेकेंडरी में आएगा। और एक होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर बोलो या टर्सरी सेक्टर बोलो, इसमें क्या आएगा? तो इसमें हम जिस चीज की सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम तो कर नहीं रहा हूँ, कुछ बना तो नहीं रहा हूँ, और एग्रीकल्चर का तो काम कर नहीं रहा हूँ, तो एक सर्विस कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सा है इसमें से एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आएगा, कौन सा टर्सरी सेक्टर में आएगा, कौन सा सर्विस सेक्टर में आएगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि बताओ इसमें से कौन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, या फिर टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में था? तो जाहिर सी बात है कि उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द राइट, यानी एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट था उस समय। ठीक, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ये सब ऑप्शन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन। अब नेशनल आयुष मिशन को समझने से पहले हम समझते हैं नेशनल आयुष मिशन, ठीक है। नेशनल आयुष मिशन ये बना कब, नेशनल आयुष मिशन बना कब, तो ये बना था सितंबर 2014। कब बना, सितंबर 2014। मेन मोटिव क्या था इस नेशनल आयुष मिशन का, तो टू प्रमोट टू प्रमोट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, टू प्रमोट ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये ट्रेडिशनल हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या है, तो आयुष जो है ना इसका अपना एक डिफिनीशन है, इसका फुल फॉर्म है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए स्टैंड फॉर व्हाट, आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर व्हाट, योगा, यू स्टैंड फॉर व्हाट, यूनानी, एस स्टैंड फॉर व्हाट, सिद्धा, एच स्टैंड फॉर व्हाट, हेम्योपैथी, ठीक है, जो हमारे आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। ये इंडियन ट्रेडिशन बोल सकते हैं, इंडियन हेल्थ केयर ट्रेडिशन है, जो आज की भी डेट में हम बोलते हैं कि भाई हेम्योपैथी का दवाई करा लो, आयुर्वेदा करा लो, योगा आज की भी डेट। आप बताओ योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका डेट बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताओ योगा डे, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया। नेशनल आयुष मिशन जब भी आया तो कब आया, स्टार्ट हुआ सितंबर 2014 में। क्या मोटिव था इसका, मेन मोटिव था ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को प्रमोट करना, ठीक है। और आयुष स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपका फुल फॉर्म, अगर ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाए, आयुष का पूरा नाम पूछ दे। वाई स्टैंड फॉर व्हाट, एस स्टैंड फॉर व्हाट, एच स्टैंड फॉर व्हाट, ठीक है। तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और हेम्योपैथी, इतना चीज याद रखना है, ठीक है। आयुष, अब इसके लिए ना इसको प्रमोट करने के लिए अलग से एक मिनिस्ट्री बनाई गई, उसका नाम था आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री। अब आयुष मिनिस्ट्री कब बनाया गया, तो नवंबर 2014 में, ठीक है। और सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री कौन थे, बता सकते हो? सबसे पहले आयुष मिनिस्ट्री कौन थे, बताओ, इसको कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है। आयुष, सबसे पहले जो आयुष मिनिस्टर थे वो कौन थे, इसको कमेंट में लिखकर बताओ, ठीक है। क्लियर, चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इतना चीज जब भी नेशनल आयुष मिशन आए, हाँ, और साथ ही साथ एक तो बताना है कि सबसे पहले कौन थे और अभी कौन है, प्रेजेंट में कौन है मिनिस्टर आयुष के, और दूसरे आपको बताना है सबसे फर्स्ट आयुष मिनिस्ट्री कौन थे, आयुष मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको बताना है कमेंट में, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, काम भी करना है, ठीक है। कमेंट में आप बताओ। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, नेशनल आयुष मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2026। कब तक इसको अब मतलब इसको आगे बढ़ा दिया गया, स्टार्ट कब हुआ था, डेट मैंने बताया था ना 2014 में। अब इसे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, 2026 में। अब पूछ रहा है कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुआ, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कब स्टार्ट किया, 15, 16, 17, 18, 20, नहीं भाई 2014। क्लियर, कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए। तो नेशनल आयुष मिशन आया तो इतना चीज आपको याद रखना है, फुल फॉर्म ये याद रखना है, तब जाकर आपकी बात बनेगी, नहीं तो फिर सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। आपको डिटेल भी जानना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बोला है कि जो आउटकम है किसका, लिबरलाइजेशन का एंड प्राइवेटाइजेशन का इनिशिएटिव अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। अब देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो आप बताओ, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से मैंने डेट तो बता दिया, चलो कब आया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में भी पूछा था कि न्यू एनईपी स्टैंड फॉर व्हाट, ये भी क्वेश्चन है, एनईपी स्टैंड फॉर व्हाट, एनईपी कब आया। साथ ही साथ इसमें ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये बताना है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, अभी पीवी नरसिम्हा राव को ना रिसेंट में कुछ मिला है, क्या मिला है तो बताओ क्या मिला है, इनको अभी भारत रत्न मिला है 2024 में, भारत रत्न 2024 में, ठीक है।
तो ये चीज आप याद रखना। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उसमें, तो मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह अभी रिसेंट इनका डेथ भी हो चुका है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इतना चीज, और इसमें क्या अडॉप्ट किया गया था, एलपीजी। एलपीजी स्टैंड फॉर व्हाट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने रूल एंड रेगुलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, नॉर्मल बना देते हैं, इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे मान लो आपको फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो आइए आराम से और कुछ कागज पत्र बनवाइए और फैक्ट्री लगाई। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले था लाइसेंस लेना पड़ता। अब लाइसेंस लेने के लिए दौड़ो इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री, उस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री, जिसके चक्कर में कोई बनाता ही नहीं था, कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करता था। जब फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करता था तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट ही डेवलप नहीं पता। ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमने एलपीजी मॉडल अडॉप्ट किया। तो उसमें से एक सिंपल सा लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया, यानी रूल एंड रेगुलेशन को आसान बनाते हैं ताकि आप आसानी से, जैसे अभी बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है ताकि हमारे जितने भी स्टार्टअप प्रोग्राम है इंडिया में आसानी से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सके, उसको इजी बनाने के लिए। अगर हार्ड होगा, टफ होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कौन आएगा हमारे इंडिया में, कोई नहीं आएगा। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम क्या आया, क्या उसका रिजल्ट आया, तो क्या आया, फिजिकल पॉलिसी रिफॉर्म नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म भी नहीं हुआ था, ग्लोबलाइजेशन इसका आउटकम हुआ था। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे आउटकम हुआ, हम अगर अपनी पॉलिसी को आसान बनाएंगे और प्राइवेटाइजेशन करेंगे तभी तो हम दूसरे देशों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और दूसरे देश के लोग हमारे अंदर आ पाएंगे, इंडिया में मतलब आ पाएंगे। तो ये इसका आउटकम था। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? तो आपको ये चीज याद रखना है इससे रिलेटेड। हाँ, इसी समय एक और डेटा याद रखना, डुअल एक्सचेंज रेट अडॉप्ट किया गया। तो ये भी आपके क्वेश्चन है पीडब्ल्यू। ठीक है, डुअल एक्सचेंज रेट कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लघु उद्योग को अधिकतम निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो कि परिसंपत्ति पर कितने के बराबर है, यानी किसके बराबर कितने इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो हम उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जान। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सबसे पहले ये किसने रिकमेंड किया, तो कार्वे कमिटी कब, 1955। अभी इसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम एमएसएमई के नाम से जानते हैं। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है, तो माइक्रो। ठीक है, अब माइक्रो किस इंडस्ट्रीज को कहेंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट अप टू, ऐसे लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR, मतलब 1 करोड़। और इसका जो बोल सकते हैं टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर होगा, वो कितना होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 5 करोड़। इतना चीज आपको माइक्रो के रिगार्डिंग याद है। ठीक है, तो एमएसएमई क्या है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, और एमएसएमई में माइक्रो क्या है, इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, और एनुअल टर्नओवर उसका कितना होना चाहिए, 5। एस स्टैंड फॉर व्हाट, स्मॉल का क्या हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अप टू 5 to 10 करोड़। ठीक है, 5 to 10 करोड़। और एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर आपका 50 करोड़। ठीक है, इतना चीज याद रखना। अब एम स्टैंड फॉर मीडियम। अब मीडियम में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, आपका मीडियम में इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए 50 करोड़, 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास। ठीक है, और एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, एनुअल टर्नओवर 250 करोड़। इतना चीज आपको एमएसएमई के रिगार्डिंग याद रखना है।
यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आए तो आपको इतना चीज याद रखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे पहले किसने रिकमेंड किया था, तो कार्वे कमेटी, और 1955, और उसी समय हमने सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा था, सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होने वाला था इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी बेसिस पे। और इन्होंने कहा था कि जो मेन इनका मोटिव था कि जो उस समय हैवी इंडस्ट्रीज लगेगी तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर पाएगी, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंसेप्ट अभी तक हमारे यहाँ एमएसएमई के नाम से चल रहा है। इसी के लिए कि एक और स्कीम आया था मुद्रा, ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया मुद्रा के बारे में, तो प्रीवियस क्लासेस में बताया है, तो जरा अपना कष्ट कीजिए और बताइए कि मुद्रा किस लिए है, क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्लियर हो गया, इतना चीज़ हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन तो क्लियर लिखा नहीं है कि भाई कितना तक है, लेकिन आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना तक होना चाहिए, 5 लाख मैंने बताया नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, इसमें आपको माइक्रो की बात कर रहे हैं, माइक्रो का, ठीक है। तो आपका 1 करोड़ इसका आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्राइबल पीपल के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि भाई सेंसस आप रट जाओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है। सेंसस करना है, हंस के करो, रो के करो, चाहे कैसे भी करो, करना है, ठीक है। अब सेंसस से देखो कैसे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया था कि लिटरेसी रेट किस स्टेट का ज़्यादा है, कम किस स्टेट का है, यूटीज में सबसे ज़्यादा किसका है, कम किस यूटीज का है। अब देखो क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई ट्राइबल कौन सा ट्राइब है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा जनजाति है जो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट ट्राइबल कौन सा है। तो जब भी अब ट्राइब्स आए तो याद रखना। अब मैं आपसे क्वेश्चन, फादर ऑफ ट्राइब्स किसे कहा जाता है, बताओ जरा, फादर ऑफ ट्राइब किसे कहा जाता है, तारकावा पाप्पे, ठीक है, फादर ऑफ ट्राइब। अब यहीं से फादर ऑफ ट्राइब आ गया, तो बताओ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया इंडिया में, ठीक है, ये बताना है। और इनको अभी ही कुछ जैसे जब पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला था, तो इनको भी भारत रत्न मिला है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना, भारत रत्न। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये चीज हो गया, फादर ऑफ ट्राइबल पीपल तारका बाप्पे के नाम से जाने जाते हैं, इनको कहा जाता है। अब थोड़ा सा और जान लो डिटेल कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, बताओ। टोंडा का नाम सुना है, टोंडा, ऐसे करके। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ इंडिया में तो थार। अगर मैं पूछूं सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा ट्राइबल कौन है सेंट्रल इंडिया में, तो वो है आपका भील, और यही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में भी है इंडिया में, ठीक है। और ट्राइबल पीपल से एक और चीज याद रखो, आपके करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी 2018 बोल रहा हूँ, अभी 2024 में 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जिसमें शॉम्फिन और ब्रू, ये 2 ट्राइब है। ब्रू आपका त्रिपुरा से है, शॉम्फिन है आपका अंडमान एंड निकोबार से। इन दोनों ने अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए आपको ट्राइबल पीपल से ट्राइब से रिगार्डिंग इतना चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो कोडावा है आपका कर्नाटक का ट्राइबल, ये उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। भील आपका मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपल भी पाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइबल है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल दे देगा, नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन दे देगा और कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो आपसे इसमें क्या हो जाएगा, एमपी। खासी कहाँ का है, तो खासी है मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया। भूटिया कहाँ का है, तो भूटिया नॉर्थ हिमालयन पार्ट में, सिक्किम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके उधर हिमाचल वाले पार्ट में भी पाए जाते हैं, तो भूटिया हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भील, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ए फैक्टर ऑफ कॉस्ट
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी आपसे पूछ रहा है कि NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो सभी को पता है कि NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। इसको क्या बोलते हैं हम? नेशनल इनकम। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना नेशनल इनकम, तो हम यही निकालते हैं NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट। जब हम NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो वो नेशनल इनकम करता है, ठीक है। तो जब हम NNP एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो क्या आता है हमारा? नेशनल इनकम, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, पर्सनल इनकम नहीं, आपका नेशनल इनकम। तो राइट आंसर इज नेशनल इनकम, ठीक है। तो जब मैं आपको कंपोनेंट कराऊंगा और एग्रीगेट कराऊंगा नेशनल इनकम का, तो उसमें ये NNP के बारे में बताऊंगा, NDP के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नेट फैक्टर एट मार्केट प्राइस आ जाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका GDP, GNP, उन सब के बारे में मैं आपको क्लास में बताऊंगा जब मैं क्लास में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट। मतलब बोल रहा है कि भारत सरकार इंपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लगा सकती है। यानी मान लो कि चाइना से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खराब कर रहे हैं, तो बताइए कि भारत सरकार उस एवज में क्या क्या कर सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि मतलब चाइना से इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। तो भाई हैवी टैक्स इंपोज कर सकती है, हैवी टैक्स वेयर लेवाइड ऑन इंपोर्ट गुड्स। यानी जो भी गुड्स आया, मान लो चाइना से आया 100 रुपए का प्रोडक्ट है और वो इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, तो वो 110 रुपए 120 रुपए में बिक रहा है, जो कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी वो प्रोडक्ट जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में शायद उसका प्राइस हो सकता है कि 150 हो, तो वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर टैक्स इंपोज कर, उसको 150 160 170 के आसपास लेकर आएगी, ठीक है। तो उतना टैक्स इंपोज कर देंगे, ठीक, अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि हैवी टैक्स इंपोज कर सकती है इंपोर्ट गुड्स पे, ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है कि द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ ए कॉमन गुड कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक यूजर वाज फिक्स्ड टू हाँ, ये भी कर सकती है। देखो ये जो ट्रेड और टैरिफ वाला है ना, ये हमने अडॉप्ट किया था बिफोर 1991, यही तो किया था हमने। क्या किया था? कोटा सिस्टम लगाया था, टैरिफ सिस्टम लगाया था, टैक्स इंपोज कर दिया था कि बाहर का गुड्स हमारे यहाँ आए नहीं, और आए तो लिमिट में आए, ज्यादा आया नहीं, ज्यादा आएगा तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। यही सब तो हमने किया था 1991 से पहले। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया फ्रॉम द इंपोर्ट, ठीक है। तो आपका दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी बोथ 1 एंड ट्रू इज राइट आंसर। तो आज जो भी मैंने आपको समझाया, जो भी कंसेप्ट दिया, उसे अपने कॉपी में नोट करो, क्योंकि इसे नोट करोगे तो इसके रिवीजन के लिए आपको आसानी हो जाएगी, बार बार आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आया और इतना जो भी चीज़ समझ में आया तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।